हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म 1770 है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ मूलतः कवि थे। ठीक है, उनमें एक सहज सौंदर्य बोध और अबाध भाव प्रवणता थी। ठीक है, परिस्थितिवश उन्होंने काव्यालोचन के क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, तो परिस्थितिवश उन्होंने काव्यालोचन के क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, कैसे परिस्थितिवश प्रवेश किया, ठीक है, इसको हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली, अल्पास पर्वत की यात्रा कर ली थी। ठीक है, तो 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने फ्रांस, इटली, आल्पस पर्वत की यात्रा कर ली थी। ठीक है, आगे देखिए, 1790 में फ्रांस, इटली, अल्पस पर्वत की पैदल यात्रा की। ठीक है, और अल्पस पर्वत की प्राकृतिक सुषमा से उनकी सौंदर्य भावना प्रभावित हुई। ठीक है, मतलब ये जो अल्पास पर्वत गए, ठीक है, तो यहाँ की जो सुंदरता है, ठीक है, इनके कवि मन को बहुत ही प्रभावित किया। ठीक है, ये बहुत ही मतलब उसकी प्राकृतिक सुंदरता से बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और फ्रांस की राजक्रांति के परिणामों से भी इनकी आलोचना प्रभावित हुई। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति ने भी काफ़ी हद तक, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के परिणामों से भी, ठीक है, इनकी आलोचना प्रभावित हुई। ठीक है, आगे देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के महान कवि थे। ठीक है, आगे देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के पोएट लैरिएट उपाधि से नवाजे गए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, तो इन्होंने मुख्यतः 3 ग्रंथों की रचना की। ठीक है, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही। ठीक है, तो देखिए, इनके प्रमुख ग्रंथ, सबसे पहले एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्क्रैच। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना इन्होंने 1793 ईस्वी में ये रचना प्रकाशित हुआ। ठीक है, आगे देखिए, लिरिकल वैलेस, ये रचना 4 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1798 ईस्वी, ठीक है, 1800, 1802 ईस्वी और 1815 ईस्वी। ठीक है, प्रलूड, ठीक है, ये रचना इनकी अंतिम काव्य संग्रह है। आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ का ये प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, ये जो रचना है, ठीक है, ये प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्क्रैच। ठीक है, ये इनकी प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, और ये 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कॉलरिज, ठीक है, कॉलरिज के मित्र बने तथा उनके ही सहलेखन में लिरिक वैलेस नामक कविताओं का प्रथम संग्रह सन 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इनका ये जो रचना है ये काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, और ये रचना इन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, फिर आगे देखिए, लिरिकल वैलेस को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, इस रचना को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। देखिए, लिरिकल वैलेस के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। ठीक है, और उसकी भूमिका, ठीक है, मतलब इस ग्रंथ की भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है, इनके 4 संस्करण।
ठीक है। प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है। और इसकी भूमिका के शीर्षक का नाम एडवर्टीजमेंट था, ठीक है। फिर द्वितीय संस्करण 1800 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये संस्करण 1802 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है। और इसकी भूमिका का नाम प्रीफेस, ठीक है। फिर चतुर्थ 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है। और इसकी भूमिका के शीर्षक का नाम प्रीफेस था, ठीक है। फिर आगे देखिए, इनकी रचना लिरिकल बैलेंस के प्रकाशन से तत्कालीन काव्य संबंधी मान्यताओं को चुनौती मिली, ठीक है। मतलब ये रचना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब इसका प्रकाशन हुआ तो तत्कालीन काव्य संबंधी मान्यताओं को चुनौती मिली और इस संग्रह पर 9 अभिजातवादियों ने जमकर आक्रमण किया, ठीक है। देखिए इन्होंने मतलब क्या अपनी विचारधारा रखी, ठीक है, क्या किस तरह से जमकर आक्रमण किया, ठीक है। इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अब देखिए काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ ने 3 मान्यताएं प्रस्तुत की, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी 3 मान्यता काफी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने 3 मान्यताओं को प्रस्तुत किया, ठीक है। कौन कौन है देखिए, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इनका कहना था जो काव्य है, जो कविता है, उसमें ग्रामीण, ठीक है, दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ठीक है। तो इनका कहना था कि जो गद्य और पद्य की भाषा है, ठीक है, दोनों में क्या है, समानता है, ठीक है। दोनों में कोई भी भेद नहीं है, ठीक है। दोनों भाषाएं समान ये मानते थे, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन कविता का भावोबोध सहज और भाषा सरल थी, ठीक है। तो इनका कहना है कि प्राचीन कविता, ठीक है, जो प्राचीन कविताएं थी उसकी जो भाषा थी वो बहुत ही सहज थी, ठीक है, और सरल थी, ठीक है। लेकिन समय बीतने के साथ कवियों ने क्या किया, भाषा में कृत्रिमता दिखाई देने लगी, ठीक है। आडंबरपूर्ण रचनाएं होने लगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो प्राचीन कविता थी, ठीक है, वो बहुत ही सहज थी, ठीक है, और सरल थी, ठीक है। लेकिन बाद की जो कवि है, ठीक है, उन्होंने भाषा में कृत्रिमता ला दी, ठीक है, और आडंबरपूर्ण रचनाएं रचने लगे। देखिए वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ठीक है। तो देखिए इनका कहना है कि कविता जो है वो प्रबल भाववेग का स्वच्छंद प्रवाह है, ठीक है। ये कहते थे कि जो प्रबल भाव होते हैं, ठीक है, उसका मतलब स्वतः, ठीक है, स्वतः उच्छलन होता है, ठीक है। कविता में स्वतः उच्छलन होता है और यह एक स्वाभाविक गुण है, ठीक है। तो इनका कहना है कि कविता में प्रबल जो भाव है, ठीक है, वो मतलब सहज, ठीक है, स्वतः ही उच्छलन होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ मूलतः कवि थे, ठीक है, मूलतः ये कवि थे, आलोचक नहीं थे, ठीक है। फिर आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ के पहले जो साहित्यिक पृष्ठभूमियां थी, यानी जो साहित्यिक परिस्थितियां थी, उन्हें भी हमें समझना होगा, ठीक है। तो हमें मतलब वर्ड्सवर्थ कि मतलब काव्यों को समझने से पहले, ठीक है, उनकी मतलब उस समय की क्या परिस्थितियां थी, ठीक है, उसको समझना काफी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्ड्सवर्थ के पहले हम लोग क्या करेंगे, साहित्यिक पृष्ठभूमि या फिर साहित्यिक परिस्थितियों को समझना काफी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए साहित्यिक परिस्थितियां, वर्ड्सवर्थ के पहले के कवि हुए दांते, ठीक है। दांते बहुत ही महान कवि थे, ठीक है। इनका जन्म 1265 ईस्वी में हुआ और 1321 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये दांते बहुत ही महान कवि थे। दांते ने कहा कि काव्य में जो ग्रामीण की भाषा है, ठीक है, जो काव्य में ग्रामीणों की भाषा है, ठीक है, यानी जो आम बोलचाल की भाषा है वह उचित नहीं है, ठीक है। वे ग्रामीण बोलचाल की भाषा को
ठीक है, हे दृष्टि से देखते थे। ठीक है, ग्रामीण बोलचाल की भाषा को हे मानते थे। ठीक है, तो देखिए कवि दांते ने काव्य में ग्राम्य भाषा का प्रयोग को है माना है। ठीक है, तो उस समय के जो कवि थे, ठीक है, दांते कवि थे और भी अन्य कवि थे, वो मतलब ग्रामीण भाषा को, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा को बहुत हे समझते थे। ठीक है, और अन्य कवि, उस समय के अन्य कवियों ने भी दांते कवि का समर्थन करते थे। ठीक है, फिर आगे देखिए 18वीं शताब्दी अर्थात नव अभिजातवादी युग में काव्य के दो रूप प्रचलित थे। ठीक है, तो उस समय काव्य के दो रूप प्रचलित थे। ठीक है, पहला निम्न भाषा, दूसरा उच्च भाषा। अब देखिए निम्न भाषा क्या थी? गांव की भाषा। ठीक है, निम्न भाषा मतलब गांव की भाषा, आम बोलचाल की भाषा। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा को निम्न भाषा के श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, फिर देखिए उच्च भाषा। उच्च भाषा क्या हो गया? जो अलंकृत भाषा हो। ठीक है, और जो मतलब अलंकृत भाषा हो और जिसके पक्षधर अभिजातवादी आलोचक थे। ठीक है, तो देखिए नव अभिजातवादियों का तर्क था कि कविता तार्किक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इन लोगों का मानना था कि कविता क्या होनी चाहिए? तार्किक। ठीक है, तार्किक होनी चाहिए, कविता नियमों का अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, कविता क्या करेगी? ये नियमों का पालन करेगी। ठीक है, उसमें विचार तत्व की महानता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें विचार तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। वे अलंकार पूर्ण भाषा का समर्थन करते थे। ठीक है, तो नव अभिजातवादी अलंकार पूर्ण भाषा का समर्थन करते थे। भाषा चमत्कार पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ताकि पाठक और श्रोता को चमत्कृत कर सके। ठीक है, तो ये सारे तर्क नव अभिजातवादियों का था। ठीक है, जो उच्च भाषा के समर्थक लोग थे, ठीक है, उनका ये मानना था। ठीक है, तो देखिए उच्च भाषा धीरे धीरे, ठीक है, समय के साथ कृत्रिम और दुबोध होती चली गई। ठीक है, इसीलिए भाषा के त्याग और ग्रामीण भाषा के प्रयोग पर वर्ड्सवर्थ ने बल दिया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। समय के साथ भाषा में मतलब कृत्रिमता आने लग गई। ठीक है, भाषा बहुत दुबोध हो गई। ठीक है, बहुत कठिन होती चली गई। इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? भाषा का त्याग किया और ग्रामीण भाषा के प्रयोग पर बल दिया। आगे देखिए वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता में छंदों का प्रयोग मनमाना ना होकर उपयुक्त नियमित एवं एक विध होना चाहिए। ठीक है, तो इनका कहना था कि छंदों का प्रयोग मनमाने ढंग से ना होकर उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त नियमित, ठीक है, नियमित एक विध होना चाहिए। ठीक है, उनके नियम निश्चित होने चाहिए। ठीक है, वर्ड्सवर्थ छंदों को अनिवार्य ना मानते हुए उसी कविता का एक गुण स्वीकार करते थे। ठीक है, फिर आगे देखिए सन 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एक बड़े कवि कॉलरिज से हुई। ठीक है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों समान विचार वाले कवि थे। ठीक है, कविता की भाषा, कविता के विषय और कवि को लेकर दोनों के विचारों में समानता देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब दोनों का विचार एक समान था। आगे देखिए लिरिकल वैलेस में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ठीक है, इन दोनों के विचारों, ठीक है, इन दोनों के विचारों के कविताओं का संकलन है। ठीक है, मतलब इस ग्रंथ में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के विचारों से संबंधित कविताओं का संकलन था। ठीक है, आगे देखिए जब लिरिकल वैलेस का प्रकाशन हुआ तो तत्कालीन काव्य जगत में, ठीक है, जो उस समय का काव्य जगत था, ठीक है, तो तत्कालीन काव्य जगत में हंगामा खड़ा हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे विचार, कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इस ग्रंथ में कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, ग्रामीण भाषा होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, भावों को अधिक प्राधान्यता दी गई, विचारों को अधिक प्राधान्यता दी गई। इस ग्रंथ में जो वर्ड्सवर्थ है, ठीक है, इन्होंने मतलब कविता की भाषा ग्रामीण भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस ग्रामीण भाषा होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तथ्यों पर अपने
विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, इसी वजह से जो तत्कालीन काव्य जगत था उसमें हंगामा मच गया। ठीक है, देखिए ये विचार भूमिका में आया। ठीक है, तो ये सारे विचार वर्ड्सवर्थ ने भूमिका में लिखा। ठीक है, तो ये विचार भूमिका में आया, इससे इसने तहलका मचा दिया। ठीक है, जो नौ अभिजातवाद थे, ठीक है, उन्होंने इस पर हमले बोलना आरंभ कर दिए। ठीक है, इनकी आलोचना आरंभ कर दी। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की आलोचना आरंभ कर दी। ठीक है, इस पर कई तरह के आरोप लगाए गए। ठीक है, तो इन पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। चूंकि नौ अभिजातवाद का यह मानना है कि कविता की भाषा तार्किक होनी चाहिए। ठीक है, और वह नियमों का अनुसरण करनी चाहिए। ठीक है, कविता नियमों का अनुसरण करनी चाहिए। कविता की भाषा अलंकृत मानते थे। ठीक है, कौन? अभिजातवाद। ठीक है, इसीलिए वे वर्ड्सवर्थ के विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने लगातार प्रश्न किया और बहुत सा आक्षेप लगाए। ठीक है, आगे देखिए 1800 ईस्वी में दोबारा, ठीक है, 1800 ईस्वी में दोबारा लिरिकल वैलेस का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। ठीक है, जिसमें नौ अभिजातवादियों ने जो आरोप लगाए थे, ठीक है, उसका जवाब वर्ड्सवर्थ ने दिया। ठीक है, उसका जवाब देते हैं। वर्ड्सवर्थ ने लंबी भूमिका लिखी। ठीक है, इन्होंने क्या की? लंबी भूमिका लिखी, जिसमें उनके संग्रह पर लगाए गए आरोपों का इन्होंने उत्तर दिया। ठीक है, आगे देखिए इस दूसरी भूमिका में नौ अभिजातवाद चिंतकों द्वारा लगाया गया जो आरोप था, ठीक है, उन सभी आरोपों को एक तरह से जवाब दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जो आरोप लगा था, ठीक है, उसका इन्होंने बहुत बेजोड़ तरीके से जवाब दिया। ठीक है, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों और शंकाओं का समाधान प्रस्तुत किया। ठीक है, इनकी ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इनकी जो भूमिका है, ठीक है, दूसरी भूमिका, ठीक है, उसके शीर्षक का नाम प्रीफेस टू लिरिक्स बैलेस नाम से लिखी गई। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे देखिए 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक नई अभिजातवाद आलोचकों का विचार था। ठीक है, उनको वर्ड्सवर्थ ने तहस नहस कर दिया। ठीक है, मतलब 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक है जो मतलब नई अभिजातवादी आलोचक के जो विचार थे, ठीक है, कि कविता मतलब नियमों के अनुकूल होना चाहिए, कविता तार्किक होनी चाहिए, ठीक है, अलंकृत होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके विचारों पर वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? इनके विचारों को तहस नहस कर दिया। ठीक है, उनके सारे विचारों का खंडन कर दिया। ठीक है, अब देखिए कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, देखिए जो कॉलरिज थे, ठीक है, पहले वर्ड्सवर्थ का समर्थन करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में फिर इनके विरोध हो जाते हैं। ठीक है, इनके विचारों से असहमत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चल के कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के विचारों से असहमत हो गए। ठीक है, देखिए आगे चलकर कॉलरिज ने 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। ठीक है, इस ग्रंथ में कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के जो काव्य भाषा संबंधी चिंतन थे, ठीक है, उसके विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब देखिए आगे चलकर जो कॉलरिज थे, ठीक है, वे वर्ड्सवर्थ के सिद्धांतों के विरोध में खड़े हो गए। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ के विरोध में कॉलरिज ने क्या तर्क दिए। तो देखिए वर्ड्सवर्थ के विरोध में कॉलरिज के तर्क, ठीक है, उन्होंने कहा, ठीक है, मतलब कॉलरिज ने कहा कि ग्रामीण भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, और इसलिए इसमें गहन सूक्ष्म विशिष्ट अनुभूति को आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर तरह का भाव, ठीक है, हर तरह का भाव, ठीक है, चाहे वो तीव्र भाव हो, विशिष्ट भाव हो, उसका चित्रण आम बोलचाल की भाषा में कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, फिर कॉलरिज ने इनकी मान्यता का विरोध करते हुए कहा कि गद्य और पद्य की भाषा एक नहीं होती, दोनों अलग अलग है।
आगे देखिए, कॉलरिज का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा उसके ज्ञान, प्रतिभा तथा अनुभूति की सच्चाई और गंभीरता के कारण अलग अलग होती है। ठीक है, काव्य में ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, ठीक है, उसके ज्ञान, प्रतिभा, अनुभूति, ठीक है, अनुभूति गंभीरता के आधार पर अलग अलग होती है। ठीक है, इसीलिए काव्य में ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, कॉलरिज ने गद्य की भाषा और काव्य भाषा की एक रूपता की आलोचना करते हुए कहा कि साहित्यिक गद्य की भाषा ही बोलचाल की भाषा से भिन्न है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कहा कि जो साहित्यिक गद्य की भाषा है, ठीक है, वो बोलचाल की भाषा से भिन्न है। ठीक है, और उसका परिनिष्ठित रूप होता है। ठीक है, मतलब जो साहित्यिक गद्य भाषा है, ठीक है, वही परिनिष्ठित रूप होता है। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने कहा कि दूसरे छंद रचना और गद्य रचना दोनों में शब्दों का कर्म, ठीक है, और संयोजन अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि छंद रचना, ठीक है, छंद रचना और गद्य रचना दोनों के शब्दों का कर्म, संयोजन अलग अलग होता है। ठीक है, अतः दोनों को एक नहीं माना जा सकता। ठीक है, मतलब गद्य को और पद को एक नहीं मान सकते। ठीक है, कॉलरिज गद्य और पद की भाषा में स्पष्ट अंतर मानते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, ग्रामीणों के जीवन तथा अनुभव का क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है। ठीक है, तो कॉलरिज कहते हैं कि ग्रामीणों का जीवन, ठीक है, तथा अनुभव का क्षेत्र क्या होता है, बहुत संकुचित होता है। ठीक है, इसीलिए कविता के व्यापक जीवन के लिए आवश्यक शब्द और विचार उनकी भाषा में नहीं मिलते। ठीक है, इससे कविता की सार्वभौमिकता नष्ट होती है। ठीक है, तो ये सारे कथन कॉलरिज के हैं। ठीक है, जो वर्ड्सवर्थ के अगेंस्ट में कहा था। ठीक है, तो देखिए, वर्ड्सवर्थ छंद को काव्य में अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है, उसकी उपयोगिता स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ छंद को काव्य में अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है, केवल उसकी उपयोगिता स्वीकार करते हैं। ठीक है, जबकि इसके विपरीत कॉलरिज छंद को काव्य का अभिन्न अंग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि मन के भाव छंद के लय में स्पंदित होकर कविता बनते हैं। ठीक है, तो कॉलरिज काव्य में छंद का प्रयोग अनिवार्य मानते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, नोट में मैंने लिखा है कि वर्ड्सवर्थ कल्पना शक्ति पर बल देते थे। ठीक है, और काव्य में भाव तत्व को प्रधानता देते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, भले ही कॉलरिज और अन्य आलोचकों ने उनका विरोध किया है। ठीक है, मतलब भले ही कॉलरिज और अन्य आलोचकों ने वर्ड्सवर्थ के विचारों का विरोध किया है, लेकिन उनके विरोध भर से वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा संबंधी चिंतन का महत्व कम नहीं हो जाता। देखिए कि जो वर्ड्सवर्थ थे, ठीक है, उनका जो विचार था, ठीक है, भले ही कॉलरिज तथा अन्य आलोचकों ने उनका विरोध किया, ठीक है, उनकी आलोचना की, ठीक है, उनका उन पे आक्षेप लगाया, लेकिन फिर भी उनका जो चिंतन था, ठीक है, उनका जो काव्य भाषा संबंधी चिंतन था, वो काफ़ी ज़्यादा उसका महत्व था। ठीक है, देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने कविता की भाषा को आम जीवन से जोड़ा है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य भाषा सिद्धांत के द्वारा भाषा में कृत्रिमता, बनावटीपन, आडंबरपूर्ण भाषा का बहिष्कार करते हुए अपने सिद्धांत के द्वारा काव्य भाषा को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। ठीक है, तो इन्होंने नवीन दृष्टि प्रदान ही नहीं की, बल्कि काव्य भाषा में जनसाधारण के भावों को भी अभिव्यक्त किया। ठीक है, इसीलिए इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।